कृष्णा। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इस वीडियो में कि राहु और केतु किस तरह से कार्य करते हैं। बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि राहु ने संचरण किया है वृष राशि में और केतु ने संचरण किया है वृश्चिक राशि में, तो वो किस तरह से हमें प्रभाव डालेंगे और किस तरह से कार्य करते हैं। तो ये गोचर की बात है, गोचर से किस तरह से ग्रह हमें किससे संबंध बनाते हैं तो किस तरह का प्रभाव डालते हैं। ठीक उसी तरह जैसे हमारी जन्म पत्री में वो प्रभाव डालते हैं और किस भावेश के साथ स्थित हैं, कैसे हैं, उसी तरह का प्रभाव हमारी जन्म पत्री में डालते हैं। तो चलिए, बहुत ही गूढ़ बातें आज मैं आपको बताने वाली हूँ राहु और केतु को लेकर। आप सभी के मन में एक डर सा होता है, एक भय सा होता है कि अच्छा राहु की दशा चल रही है तब तो बहुत खराब होगा, केतु की दशा चल रही है तो हमारे लिए बहुत ही खराब होगा। तो हम एक भय में आ जाते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में ये बताया गया है मित्रों, राहु और केतु के विषय में ये जानकारी हमें दी गई है कि राहु और केतु क्या है, छाया ग्रह है। तो छाया ग्रह है तो वो किस तरह से छाया को अपने अंदर आत्मसात करते हैं, इसी विषय को हम आपको समझाएंगे। यदि आपको राहु के विषय में बहुत ज्यादा जानकारी लेनी है तो प्लीज हमारे चैनल पे आप राहु केतु से संबंधित प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव तक के वीडियोस को सर्च करके वहां से देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे विषय को लिया है राहु केतु के परिप्रेक्ष्य में। तो आज मैं यहाँ आपको बताऊंगी कि राहु केतु से हम भयभीत क्यों ना हो। जैसे आप समझ लें, सीधी सीधी सी बात, एक उदाहरण मैं आपको बताऊंगी कि राहु केतु को हमें कैसा समझना चाहिए। तो एक प्रश्न आता है हमारे दिमाग में कि राहु केतु को कैसा समझना चाहिए और वो किस तरह का फल हमें प्रदान करता है। तो उसका जो उत्तर है, उस सवाल का जो उत्तर है उसको मैं आपको बताने जा रही हूँ और इसी को मैं आपको समझाने जा रही हूँ कि राहु और केतु को समग्रह लेकर ही चलना शुभ होगा हमारे लिए। ठीक है, हमारे लिए जब हम राहु केतु को समग्रह मानकर चलेंगे, ना उसे बुरा मानेंगे और ना ही उसे बहुत ही अच्छा मानेंगे। इसी भाव को लेकर जब हम आगे बढ़ेंगे और जन्म कुंडली के फलादेश ध्यान में रखेंगे, या फिर गोचर से अगर वह वृष में अभी आया है 2020 में और वृश्चिक में केतु आया है, राहु वृष में आया है, तो वो उसी परिप्रेक्ष्य में हम मानेंगे। यदि किसी शुभ ग्रह और केंद्र या त्रिकोण ग्रह की दशा के साथ कनेक्शन में है वह गोचर से, तो वह हमें शुभता प्रदान करेगा। लेकिन अगर वह पापी या फिर त्रिसदाय ग्रह के साथ कनेक्शन में है, जिस भी भाव में वह विद्यमान है, उसकी दशा में वह उस फल को उसके अनुसार प्रदान करेगा। तो ये एक टेढ़ी सी बात है, लेकिन सीधे सीधे तौर पे मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगी कि जैसे आप समझ लें कि राहु केतु को हमारे शास्त्रों में छाया ग्रह का नाम दिया गया है। छाया ग्रह हम उसे मानते हैं। तो अब छाया किसको कहते हैं? जैसे हम कहीं अपने बालकनी में ही या फिर कहीं भी हम कपड़े को फैला देते हैं, ठीक है, गीले कपड़े डाल देते हैं हैंगर में और उसकी छाया जो है हमारे फ्लोर पे आती है या फिर जंगले पे आती है या फिर जंगले के अंदर आ जाती है, कभी कभी हमारे बेड पे आ जाती है ना, ये छाया आती है ना। और जितने भाग पर वो छाया पड़ती है उतने दूर पर वहां पर डार्क हो जाता है। तो ठीक इसी तरह से हमें ग्रहों को समझना चाहिए राहु और केतु के परिप्रेक्ष्य में। तो राहु केतु सीधी सीधी सी बात है, छाया ग्रह है। तो जब वह जिस भी भावेश के साथ स्थित होता है, ठीक है, भावेश के साथ उसकी युति के अनुसार ही वह अपनी दशा अंतरदशा में वह हमें फल प्रदान करता है। जैसे अगर हम किसी बुरे व्यक्ति के साथ रहते हैं, किसी स्मगलर के साथ रहते हैं, किसी मर्डरर के साथ रहते हैं, तो कभी न कभी हमें भी फंसना है। उसके जो उसने कृत्य किया है उसकी छाया हमारे स्वभाव पर, हमारे जीवन पर जरूर पड़नी है। जैसे अगर आप सपोज दैट समझ लें कि किसी ने मर्डर किया है, उसके परिवार को उसकी क्षति उठानी पड़ती है, उसकी हानि का, उसका प्रभाव उसके परिवार पर भी निश्चित तौर पर आता है। तो ये हो गया छाया, मतलब किसी बुरे की छाया पड़ रही है। या फिर अगर किसी हम संत के साथ रहते हैं, किसी अच्छे व्यक्ति के साथ रहते हैं, तो उसकी छाया भी हमारे साथ
बढ़ती है। जैसे हमारे परिवार में कोई बहुत ही विद्वान व्यक्ति है, ठीक है, संत है, समाज, या फिर हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हैं जो बहुत ही पुण्य आत्मा है या फिर बहुत अच्छे चरित्र का है, तो लोग ये देख के अंदाजा लगाते हैं कि अरे ये बहुत अच्छे व्यक्ति के साथ है तो इसका जीवन ये भी बहुत ही अच्छा ही होगा। ठीक उसी तरह आपको राहु केतु को समझना है, ठीक है। तो अब आपको यदि त्रिकोण में बैठा है राहु और केतु तो वो आपको शुभ फल प्रदान करेगा, ठीक। यदि वह त्रिसुडाय में स्थित है, 6, 8, 12 में है, तो वह आपको क्या करेगा, अशुभ फल प्रदान करेगा। अब आप कहेंगे कि छठा भाव, एकादश भाव या तृतीय भाव राहु के का बहुत ही अच्छा भाव होता है, तो ये अच्छा होता है, लेकिन अब चूंकि छठा भाव त्रिसुडाय भी है, तो अगर त्रिसुडायस के साथ ही संबंध बना लेगा दशा, महादशा और अंतरदशा में, तो वह हमें उसके जैसे प्रभाव जरूर देगा। यानी बुरा जो भाव है वह अपने फल को छोड़ेगा नहीं। अब चलते हैं, लेकिन यह फल प्राप्त तब होगा जब वो किसी अन्य ग्रह से संबंध ना हो, ठीक है। अगर राहु केतु 6, 8, 12 में है तो वह 6, 8, 12 के ही प्रभाव को देंगे। अगर राहु केतु त्रिकोण में है यानी पंचम नवम में है तो वह शुभ फल प्रदान करेंगे और वह उसी भाव के प्रभाव को प्रदान आपको करेंगे। और अगर किसी के साथ उसका संबंध नहीं बन रहा है तो वह आपको ठीक वैसा ही प्रभाव प्रदान करेंगे। अब देखना है कि ये छाया क्यों कहा गया है, राहु केतु को छाया क्यों कहा गया है। जिस भावेश के साथ बैठा है राहु और केतु, जिस भावेश के साथ बैठा है, जिस भाव में बैठा है, जिस भाव में बैठा है उसका प्रभाव तो देगा ही। अब जिस भावेश के साथ बैठा है उसके जैसा भी प्रभाव वह आपको प्रदान करेगा। तो हम सब मान लें, अगर शुभ भावेश के साथ बैठा है तो वह शुभ हो जाएगा, अगर त्रिसुडाय के साथ बैठा है तो त्रिसुडाय यानी अशुभ हो जाएगा, है ना। तो सम से थोड़ा सा विमुख हो जाएगा और वह खराब प्रभाव आपको प्रदान करेगा। जब वह 6, 8, 12 भावेश के साथ संपर्क बनाएगा यानी संबंध बनाएगा तो वह आपको इस तरह का फल प्रदान करेगा, यानी बुरे परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। अब आपको चलना है कि ऐसी स्थिति में भाव और भावेश, ठीक है, भाव और भावेश दोनों के शुभाशुभत्व का विचार हमें अपने फलित में जरूर करना होगा। अब जैसे राहु पंचम में बैठा है तो वो शुभ फल आपको प्रदान करेगा, लेकिन अगर त्रिसुडाय से संबंध बना ले रहा है तो आपको शुभ अशुभ दोनों के परिप्रेक्ष्य में आपको इसका प्रभाव देखना होगा। और जब वह उसकी दशा चलेगी तो आपको इन दोनों प्रभाव को अगले को बताना होगा या अपने अंदर आपको समझना होगा। यानी अगर अष्टमेश से संबंध बना लिया तो अष्टमेश का भी संबंध आपको प्रदान करेगा, है ना। क्यों? क्योंकि उसकी छाया उसके ऊपर पड़े, यानी बुरे भाव के भावेश की छाया राहु त्रिकोण में बैठकर अपने अंदर महसूस कर रहा है, इसीलिए वह जो ग्रह है वह अपने जैसे भी राहु को फल देने के लिए प्रेरित करेगा। वह बच नहीं पाएगा और निश्चित तौर पर 6, 8, 12 के फल को वह जरूर से देगा, लेकिन अब अपने शुभ भाव में बैठा है तो उसके भी प्रभाव को देगा। तो हम क्या करेंगे, सम मान लेंगे, यानी वह शुभ भी देगा और अशुभ भी प्रदान करेगा। और केंद्र त्रिकोण के साथ होगा या फिर त्रिकोण में केंद्रेश के साथ स्थित होगा, या राहु केंद्र और त्रिकोण में हो या फिर त्रिकोण में बैठकर केंद्रेश यानी 1, 4, 7, 10 से संबंध बना ले, इसके स्वामी के साथ संबंध बना लेगा तो वह क्या होगा, योग कारक हो जाएगा। राहु और केतु यदि 1, 4, 7, 10 भाव का स्वामी उसके साथ त्रिकोण में बैठकर यानी पंचम और नवम में बैठकर और उससे संबंध बना लेगा, यानी जैसे राहु पंचम भाव में बैठा है और लग्नेश आपका मंगल है और मंगल से इसका संबंध हो जाए, है ना, तो वो त्रिकोण का स्वामी हो गया। और राहु नहीं सॉरी जो मंगल है वह आपके लग्नेश हो गया और आपका जो राहु है वो पंचम में बैठा है, तो लग्नेश और पंचमेश का जब संबंध हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस एंड प्लस हो जाएगा। किसके परिप्रेक्ष्य में, शुभता के परिप्रेक्ष्य में। अब आपको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है मित्रों। अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और जैसे ही मैं वीडियोस डालती हूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके तो आप हमारे विषय से अवगत हो पाएंगे, ठीक है। तो आपने राहु और केतु के विषय में एक अच्छी सी बात समझ ली
बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं आपको राहु और केतु को लेकर, तो राहु केतु को समग्रह मानकर चलना ही हमारे लिए क्या होगा, शुभ होगा। इसीलिए हमको कभी भी राहु और केतु को बहुत बुरा नहीं मानना चाहिए, हमेशा उसका संपर्क देख लेना चाहिए कि किस ग्रह के साथ बन रहा है। त्रिसदाय के साथ उसका संबंध बन रहा है, या फिर केंद्रेश के साथ बन रहा है, या केंद्र का स्वामी है त्रिकोणेश के साथ बन रहा है, तो सीधे सीधे से आपको वह उसी जैसा फल प्रदान करेगा। लेकिन यदि राहु और केतु त्रिसदाय में किसी भी त्रिसदायाधीश के साथ बैठ जाए, है ना, तो वह पाप फल में वृद्धि कर देते हैं। जैसे अब राहु और केतु 6, 8, 12 के स्वामी हैं, तृतीय और एकादश के स्वामी हैं, या फिर द्वितीय के स्वामी हैं, ठीक है, द्वितीय के साथ बैठे हैं, द्वितीय भाव में बैठे हैं, अष्टम में बैठे हैं, छठे में बैठे हैं, द्वादश में बैठे हैं, और इन्हीं भावेश के साथ उनका संपर्क हो जाए, यानी 6, 8, 12 के स्वामी के साथ युति और संबंध बना लें, तब उनके पाप प्रभाव में बहुत ही ज्यादा वृद्धि हो जाती है जब वह दशा, महादशा और अंतरदशा में आते हैं। या फिर त्रिसदाय में से किसी त्रिकोणेश के साथ स्थित है, ठीक है, या फिर त्रिसदाय यानी 6, 8, 12 में किसी त्रिकोण भाव, त्रिकोण यानी पंचम और नवम के स्वामी के साथ, या फिर लग्न को भी हम त्रिकोण मानते हैं, कि 7 व 6, 8, 12 में स्थित है, या फिर उस पर दृष्टि पड़ रही है, या फिर वह प्रभाव डाल रहा है, संबंध बना रहा है, युति में है, तो क्या है, मिश्रित फल आपको प्रदान करेगा, और उसके बलाबल के अनुसार ही वह आपको प्रदान करेगा राहु और केतु दशा, अंतरदशा और महादशा में। तो मुझे लगता है कि मित्रों आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझ लिया है, क्योंकि अक्सर आपके सवाल होते हैं और बहुत सारे डाउट्स होते हैं राहु और केतु को लेकर, कि और एक भ्रम सा होता है, एक भय सा होता है हमेशा कि अब राहु केतु आया है तो अब हमें पागल ही बनाकर छोड़ेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप हमेशा ये विचार करें, चाहे वह गोचर में चल रहा है, गोचर की स्थिति आपको जाननी है तो गोचर में भी आपको इसी तरह से विचार करना है, और आपकी जन्म पत्री में यदि राहु केतु इस तरह से स्थित है, त्रिसदाय में, त्रिकोण में, और कहाँ किससे संबंध बना रहा है, तो आपको इसका विचार करके ही फलादेश जानना है और अपने ऊपर समझना है। आज के लिए बस इतना ही मित्रों। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।